हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जो है आज टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, आपके सामने है वो है वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों आप लोग जो है हमारा वीडियो जो है कंटिन्यू आप लोग देख रहे होंगे और आपको बहुत बेनिफिट मिलता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, और हम लोग जो है टॉपिक को कवर करते हैं। दोस्तों बात होता है कि अगर आप एक दिन अगर आप पीछे जाते हैं तो आप कई हज़ार घंटों से पीछे चल जाते हैं। कहिए सो कैसे? क्योंकि आप एक घंटा जो आप नहीं तैयारी करते हैं, लेकिन एक घंटा में हज़ारों लाखों विद्यार्थी जो है वो तैयारी करता है, तो इतना से आप पीछे हो जाते। इसलिए समय का अभी का बहुत काफ़ी है, जो कि आप अगर तैयारी करते हैं तो जैसे कि होता क्या है दोस्तों कि अभी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है सब के सब बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि सब अपनी तरफ जो है ऑनलाइन के माध्यम से देख रहा है। तो क्या होता है कि कंपटीशन एक भाग जो है हाई स्पीड से बढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों समय रहते आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके अपने जो है रास्ते पे आने का कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बात जो हम बताना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि वैदिक काल का विभाजन जो है वह दो भागों में हुआ है। आपसे पूछा जाएगा वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। एक होता है ऋग वैदिक काल होता है, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल होता है। अब पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है, तो आप कह सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को क्या कहते हैं हम लोग, ऋग वैदिक काल कहते हैं। वहीं हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा था इसलिए हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए खाली क्वेश्चन बनने की कोशिश करेंगे। देखिए बताता है कि आर्य जो है सर्वप्रथम जो है पंजाब और अफगानिस्तान में क्या थे, बसे हुए थे। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्य जो है सर्वप्रथम कहाँ बसा हुआ था, तो पंजाब और अफगानिस्तान में। दोस्तों आज जो है हम कुछ अलग बताएंगे, इसलिए जो है थोड़ा सा बेसब्री से जो है आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। जैसे देखिए कहता है कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। आपसे पूछा जाएगा कि आर्यों का जो है वह मूल निवास स्थान कहाँ था, मध्य एशिया माना जाता है। और किसने किया था, कहा था तो मैक्स मुलर ने। कहता है आर्यों द्वारा जो है निर्मित जो है वैदिक सभ्यता कहलाई। मतलब आर्यों द्वारा जो वह निर्मित सभ्यता थी कौन सी थी, वैदिक सभ्यता थी। कहता है यह क्या था, ग्रामीण सभ्यता। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वैदिक सभ्यता जो है ना, वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और सबसे बड़ी बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि आर्य की जो भाषा क्या थी, तो आप कह सकते हैं संस्कृत। तो दोस्तों आज जो है हम कुछ अलग टाइप को बताएंगे और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ कहता है कि आर्य जो है शब्द वह किस भाषा को करता है, इंगित करता है, वह समूह यानी भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि आर्य के प्रशासनिक इकाई किस क्रम में है, आरोही क्रम में है। कहता है इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे गांव में क्या होता है, पंचायती में होता है कि सबसे पहले छोटा जो होता है वार्ड होता है ना, वार्ड होता है। उसके बाद क्या होता है कि उससे हम बड़े जाते हैं, है ना। वार्ड लेवल से हम लोग क्या करते हैं, बड़े लेवल में जाते हैं कि पंचायत लेवल से होते हैं, टोला लेवल से होते हैं, पंचायत, है ना, गांव होते हैं। पहले गांव होता है, गांव कई गांव मिल के क्या होता है, पंचायत बनता है। कई पंचायत मिल के क्या होता है, एक क्या होता है, अनुमंडल तरह जो होता है ना, तो वो तैयार होता है। ठीक, फिर होता है प्रमंडल होता है, फिर जिला होता है। सॉरी दोस्तों, क्या होता है कि पहले जो पंचायत और कितने अनुमंडल मिलके क्या होता है, प्रमंडल का निर्माण होता है। फिर किसके उसके बाद क्या होता है, फिर राज्य, फिर देश, फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो इस प्रकार से होता है। तो चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो यही चीज़ था कि कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र इसी प्रकार से बढ़ता। कुल मतलब उस किस कुल से है, फिर हुआ ग्राम हो गया, विष हो गया,
ठीक। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ा था। चलिए देखते हैं दोस्तों, कहता है कि जन के शासक को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। ठीक। कहता है कि राजधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी जो है प्रमुख थे, विशिष्ट रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र जो है उदार पुरोहित थे। कहता है कि सूत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी रत्ना कहे जाते थे। ठीक। कहता है जिनकी संख्या राजा सहित करीब कितना हुआ करता था, 12 हुआ करता था। तो समझ गए इस चीज़ को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दिशा, है ना। ये तो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर। उसके बाद है मध्य और दक्षिण। कहता है कि उत्तर वैदिक शब्द में जो है पूर्व को कहा जाता था प्राची शब्द। ठीक। और राजा का नाम क्या था, सम्राट। वहीं बात करें पश्चिमी हो गया प्रतीची। ठीक। स्वराष्ट्र हो गया। और उद्देशी हो जाएगा विराट हो जाएगा। ठीक। और मध्य हो जाएगा, मध्य राजा का नाम क्या हो जाता था, राजा, है ना। दक्षिण में भोज। तो ये शॉर्ट है, उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम लोग रिपीट कर लिए। देखिए कहता है पूरब। पूरब किसको कहते हैं, दुर्गपति को कहते हैं। जो दुर्ग पर रहता था उसको पूरब कहते थे। स्पष्ट यानी जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर को कहा जाता था स्पष्ट ना। ठीक। पूरब किसको कहा जाता है, जो दुर्ग पर रहता है, गेट पर रहता था। बाजपति किसको कहते हैं, जो गोचर भूमि का अधिकारी होता है। ठीक। भूमि का अधिकारी होता है। तो देखते हैं कि उग्र। उग्र मतलब क्या होता है कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। हाँ, जैसे अभी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस करती है, उसी प्रकार क्या होता था उस समय उग्र हुआ करता था। ठीक। उसका नाम था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी जो है उल्लेख नहीं है, मतलब ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। कहता है सभा एवं समिति क्या कहा जाता था, राजा सलाह देने वाली संस्था थी। और सभा श्रेष्ठ जो है एवं संभ्रांत लोगों की संख्या संस्था थी, जबकि समिति समन जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं इसके अध्यक्ष जो है ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। किस काल में भाग ले सकती थी, तो ये जो है ऋग्वेद में, है ना। स्त्रियां जो है समिति सभा में भाग ले सकती थी। युद्ध में काबिली नेतृत्व राजा करता था, मतलब युद्ध का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। युद्ध के लिए जो है विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है, गायों की खोज। ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं। कहता है दशराग युद्ध, है ना। दशराग युद्ध का उल्लेख जो है किस में मिलता है, तो ये जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल मिलते हैं। यह जो है युद्ध परोसनी, है ना। परोसनी कहे तो रावी नदी। रावी जो है इधर इसका नाम पड़ा है, और इससे पहले परोसनी नाम था। ठीक। नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास क्या हुआ था, विजय हुआ था। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुदास क्या हुआ था, सुदास विजयी हुआ था, और दास जो है क्या हुआ था, 10 जनों से क्या हुआ था, बीच लड़ा गया था, ये हार गए थे। कहता है कि ऋग्वेदिक समाज में कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। कहता है ये वर्ण जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। यह जो विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, कैसे था, विभाजन पर व्यवस्थित। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। वहीं बात करें पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेदिक के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णीय उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परम जो है पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी जो है भुजाओं से, और जो है जंघों से जो है यानी कि वेश्या जो जंघों से है, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान होते थे। आपसे पूछा जाएगा कि आर्यों का जो है समाज कैसा होता था, पितृ प्रधान होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो है परिवार या कुल थी, जिसके जो है मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुलप। ठीक। मुखिया पिता होता था, पिता को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में कार्य भाग ले सकती थी। तो किस काल में, तो ऋग्वेद के काल में। ठीक। बाल विवाह जो है पर्दा प्रचलन नहीं था, बाल विवाह जो है प्रचलन नहीं था, बहुत अच्छा बात है। अभी देखिए एक्ट लगा हुआ है जो कि अभी भी नहीं है।
विधवा अपने मृतक पति छोटे भाई देवर से विवाह कर सकते थे। देखिए कितना अच्छा बात है कि यहाँ पर देखिए कि अगर ऐसा अगर होता है जैसे कि पति देहांत हो जाता है तो उसके जो है वो जो पत्नी जो है पत्नी वो अपने छोटे मतलब पति के जो छोटे भाई हैं उससे क्या करते थे शादी कर सकते, जो कि अभी भी रूल नियम है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आफला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस चीज़ को और हम लोग अच्छे प्रकार से जो है इसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए गार्गी ने कथा याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर जो है अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। कथा जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और देखेंगे। वैदिक जो है इधर हम पढ़ लिए हैं। चलिए हम आगे और आगे चलिए देखते हैं। आर्यों का मुख्य जो है पेय पदार्थ जो है सोमरस था और वो वनस्पति से बना जाता था। आर्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग थे। ठीक, वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले को निबी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले को क्या कहा जाता था? निबी। आर्यों के मनोरंजन मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, उसके बाद है धूर्त कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि था। ठीक, महर्षि कणाद जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक था। आपसे पूछा जाएगा भारतीय परमाणु जो है वाद का जनक कौन था, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इजली कौन थे, तो आप कह सकता है महर्षि कणाद। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर। गाय को अधन्य है ना, अधन्य मतलब क्या होता है? ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। देखिए गाय को कितना अच्छे से माना जाता था, उसको देश से जो है निकालने की व्यवस्था भी था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा सर्वाधिक। और देवता की बात करें तो इंद्र। आर्यों के जो है प्रिय जो है पशु कौन था? घोड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्यों द्वारा जो है खोजी गई धातु कौन थी? लोहा, जिसमें जो है संयम आयम कहा जाता है। तांबे की लोहित आयस कहा जाता है। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को और हम देखते हैं आगे। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इस चीज़ को देख लीजिए आप, एक नज़र जो है इसको देख लीजिए। प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है, जो पूछा जाता है उस चीज़ को हम लोग टारगेट करेंगे, बाकी बात आप पढ़ लीजिएगा। देखिए विस्तृता है ना, इसको झेलम नदी को कहा जाता था। उसके बाद देखिए अस्किनी चिनाब नदी हो गया, परुस्नी रावी नदी हो गया। उसको देखिए सूत्रदी सतलज नदी, ये जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद बिपसा जो है ब्यास नदी हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर बताया जाता है सदानीरा जो है गंडक नदी हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है दृश्यदती यानी घाघरा नदी है, घग्गर नदी। तो इतना जो है पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इधर नोट में कि भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो है ईसा पूर्व कब? तो 8वीं ईसा सदी में प्राप्त हुआ था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ था? ईसा पूर्व 8वीं सदी में। ठीक, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पन्नी। लेन देन वस्तुओं की विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ठीक, जैसे कि होता है विनिमय प्रणाली मतलब क्या हो गया था? हम आटा देते हैं, आप चावल दीजिए, तो वस्तु से वस्तु खरीदना। नेक्स्ट देखते हैं कि ऋण देकर ब्याज वाले को बैकनोट यानी कि सूदखोर अभी भी चलता है, सूद पर लगाने वाले देखते होंगे, तो उस समय क्या कहा जाता था? बैकनोट कहा जाता था, अभी सूदखोर कहा जाता है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि के रूप में की जाती है। मध्यस्थ मतलब क्या? आप देखिए कोई चीज़ जो है अग्निकुंड यानी कि हवन होता है तो क्या होता है? बीच में देख सकते हैं आप जो है इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है? हवन होता है। तो ये मध्यस्थ होता है इसके मनुष्य और देवता के बीच। ऋग्वेद की जो है उल्लेखित नदियाँ में सरस्वती सबसे क्या था? पवित्र मानी जाती थी। ठीक, तो चलिए हम और देखते हैं आगे। उसके बाद है यहाँ पर कि ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में जो है
देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में गंगा को कितने बार उल्लेख किया गया है, तो एक बार। अगर आप इस चीज़ को नहीं पढ़ते तो छूट जाता क्वेश्चन, वो छूट जाता तो फिर इंतजार करते रहते हैं अगली वैकेंसी का। तो चलिए देखते हैं कि यमुना को 3 बार किया गया। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान जो है प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। विष्णु जो है 3 पगों की कल्पना का विकास जो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा अभिषेक और राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन शॉर्ट था इसलिए हम लोग पढ़ के निकल गए। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। तो उत्तर वैदिक में जो था वह व्यवसाय की बजाय जो है जन्म के आधारित, मतलब उत्तर वैदिक आते आते क्या हुआ था, जन्म के आधार पर जो है आदमी बंटना चालू हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्र कहा जाता है, शॉर्ट में देखेंगे। युद्ध का नेता जो है और वर्षा का देवता है। अग्नि जो है देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। वरुण जो है पृथ्वी सूर्य निर्माता एवं समुद्र देवता जो है विश्व नियामक और शासक जो है सत्य प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात होता है। तो इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। जो देखिए पूछा जाता है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मारुत हो गया, आंधी तूफान का देवता कहता है। पूषण पशुओं का देवता हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोन वनस्पति हो गया। बाकी बात और आगे देख लीजिएगा। ये जो है महत्वपूर्ण जो था हम लोग इसको कवर कर लिए। देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सिरा, हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। ठीक, सिरा और हल रेखा को। उत्तर वैदिक काल में निष्क और क्या कहता है यहाँ पर, शतमन मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमन मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के जो है चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, मतलब उस समय सिक्का क्या होता था, उत्तर वैदिक काल में सिक्का नहीं चलता था। तो संख्य दर्शन भारत के जो है सभी दर्शकों में सबसे प्राचीन है। संघ है ना, संख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है। इसमें जो है अनुसार मूल तत्व जो 25 है, जिनमें से प्राकृतिक पहला तत्व है। ठीक, तो चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारे सामने जो है आ चुका है। देखते सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ तुलना फुटिक नाव से की गई है। ठीक, ईसा जो है पूर्व ईस्वी सदी में राजाओं के जो है उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए जो है आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। वहीं देखते हैं नेक्स्ट हम कि गायत्री मंत्र जो है सावित्री नामक देवता समुद्री है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। वहीं देखते हैं हम बात करते हैं आगे। श्राद्ध की प्रथम पहल जो है दायत्री जो है दात्रेय ऋषि के बेटे निमि से शुरू हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर जो है प्रथम बार ईंटों की प्रयोग किया था। उत्तर में तो कौशाम्बी नगर में कहाँ हुआ था, कौशाम्बी नगर में ईंटों का जो है प्रयोग हुआ था। कहता है महाकाव्य कितने हैं, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 2 है। ठीक, एक महाभारत और रामायण है। महाभारत को पुराना नाम को क्या कहता है, जय संहिता, यह पूछा गया था। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसके बाद है नेक्स्ट है गोत्र नामक का स्थान जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र, ठीक, कहता है वेदांत संख्या के लिए मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रनारायण ने की। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था, बद्रनारायण ने किया था। और हम लोग जो है नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे वो है महाजनपद का उदय। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो पसंद आई, और पसंद आया तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही दोस्तों हम लोग आगे भी चलेंगे बड़ी फास्ट से। तो चलिए दोस्तों यहीं तक, जय हिंद जय भारत।